क्या मैं ये बात समझा पा रहा हूँ आपको, है ना? तो अब कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं एक सिविल सेवक में क्या क्या होना चाहिए। तो अगर मैं केवल सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 को ध्यान रख के बोलूं तो उसमें एक तो आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपकी अच्छी है या नहीं है, इससे आपकी कौन सी इंटेलिजेंस या एबिलिटी पता लगती है, लिंग्विस्टिक। तो पहली बात है कि एक सिविल सर्वेंट का जो भाषाई परिपक्वता है या भाषाई बुद्धिमत्ता है, उस दृष्टि से उस व्यक्ति को बेहतर होना चाहिए। क्यों बेहतर होना चाहिए, अभी देखते हैं। मतलब अगर मैं सरल सी भाषा में कहूँ ना, तो एक समय के बाद आपको केवल भाषा में ही काम करना होता है। अभी आपके लिए आईएएस का मतलब होता है कलेक्टर्स, कि निकलूँ तो टाइम 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 टाइम, और मैं अंदर बैठा हूँ, 50 लोग बाहर दौड़ रहे हैं, साथ साथ कलेक्टर साहब गाड़ी में हैं, गाड़ी रोक के समय सलाम ठोका और आपको लगा हा हा हा, तसल्ली मिल गई एकदम, नेहरू विहार सफल रहा, इतने साल तपस्या की नाले के पास बैठ के मजा आ गया। कुछ लोगों के दिमाग में इतना रहता है, और उनका मतलब आईएएस बनने क्या होता है कि खड़े खड़े फैसले कर दिए, खा पंचायत की तरह से, इसको मार निपटाओ, सब ये इस मूड में जो लोग रहते हैं ना। लेकिन आप पाएंगे कि 7, 8, 9 साल की नौकरी के बाद, 14 साल के बाद तो पूरी तरह से, जहां 14 साल की नौकरी हुई वनवास शुरू। 14 साल का नहीं हो तो 14 साल के बाद होता है। और वनवास का मतलब अगर ये शौक है तामझाम वाला, वो सारा तामझाम खत्म, और फिर आपकी जिंदगी कटेगी फाइलों में। और उस हर फाइल की ताकत इतनी ज्यादा है जितनी ताकत जिले के कलेक्टर की बिल्कुल नहीं हो सकती। कलेक्टर तो बहुत चूहा टाइप का है, पिद्दी टाइप का है उसके सामने, उस फाइल में लिखा हो कुछ, कलेक्टर बेचारा खड़े होकर पढ़ता है, बैठ के पढ़ नहीं पाता, उसको इतना खौफ खाता है उससे। पूरी जिंदगी आपका काम है लिखना और ठीक से पढ़ना। हजारों रिपोर्ट्स आएंगी, वो सारी पढ़नी होंगी, उनका सटीक अर्थ निकालना होगा, नोटिंग करनी होगी, ड्राफ्टिंग करनी होगी। आपके लिखे हुए एक एक शब्द से कई हजार करोड़ का खर्चा हो जाएगा। और अगर लिखने में आपसे एक शब्द के अर्थ का मतलब चेंज हो गया ना, वो सरकार या समाज के संसाधनों पे बड़ी करारी चपत हो सकती है। इतनी सटीक भाषा होनी चाहिए कि आप जो लिखना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही अर्थ निकले। और दूसरा, अगर कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो जो लिखा गया है एग्जैक्टली वही समझें जो लिखा गया है। इंटरप्रिटेशन डबल ट्रिपल उसकी ना हो सके। इसलिए कहते हैं कि एक लेवल के बाद, चाहे वो जज हो, चाहे सिविल सर्वेंट हो, और सिविल सर्वेंट चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना हो, इनका बेसिक काम होता है भाषा से लिखना। नोटिंग का मतलब अपनी राय लिखना फाइल में। ड्राफ्टिंग का मतलब एक फाइनल लेटर या नोटिस जारी करना, उसकी लैंग्वेज। एक फाइनल डॉक्यूमेंट जारी होने से पहले सारे अधिकारी लाइन से फाइल के लेफ्ट साइड में जो ग्रीन शीट्स होती हैं उस पर अपनी राय लिखते हैं। और जब मामला फंसता है ना, देखते हैं कि किसकी राय क्या थी, किस लैंग्वेज में लिखी हुई है राय, ओपिनियन। उस नोटिंग में जो बहुत सधी हुई नोटिंग करेगा, मान के चलिए कि मिनिस्टर तक को उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मिनिस्टर भी खारिज करेगा तो फाइल में लिखना पड़ता है कि मैं इस राय से सहमत नहीं हूं, फिर बताना पड़ता है क्यों सहमत नहीं हूं। मिनिस्टर की मजबूरी है, उसको लिखना पड़ेगा। अगर आपने तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ एक नोटिंग कर दी है, तो आपके ऊपर के किसी अधिकारी, यहां तक कि मिनिस्टर में हिम्मत नहीं है कि उसको खारिज कर सके। और कर सकता है, सीनियर है, अगर वो कह दे कि ये गलत है, ये करना चाहिए, फिर कोई कुछ नहीं करेगा, वो हो जाएगा। लेकिन जिस दिन केस खुलेगा फिर फंसेगा मिनिस्टर, क्योंकि आपकी रीजनिंग तो साफ लिखी थी उसमें। इसलिए एक बात समझ लीजिए कि अंततः आईएएस बनने के लिए भी और आईएएस बनने के बाद भी जो एक क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है? भाषाई क्षमता, लिंग्विस्टिक स्किल। उस पर जितनी पकड़ बना लेंगे उतना अच्छा है। तो लिंग्विस्टिक स्किल्स कॉम्प्रिहेंशन में होती हैं, प्रीलिम्स की बात करें। और मेंस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इनका संबंध एस्से से भी होता है। एस्से में अंततः कौन सी स्किल देखी जाती है? आपकी लिखने की स्किल क्या है। प्रीलिम्स में पढ़ने की स्किल, कॉम्प्रिहेंड कितना करते हैं, कितना समझते हैं बात को। और मेंस में लिखने की स्किल, कैसे लिखते हैं। और लिंग्विस्टिक स्किल्स के दोनों ही हिस्से हैं, पढ़ना भी और लिखना भी। दूसरा है जिसको आप बेसिक मैथ्स कह लीजिए
या बेसिक न्यूमरेसी कह लीजिए, इसी में डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी को भी जोड़ लीजिए। बेसिक मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बच्चों को इसका नाम सुनते बुखार होने लगता है कि ये क्या बात हुई, ये क्यों पढ़वा रहे हैं, हम तो आईएएस बनने आए थे, गणितज्ञ थोड़ा ना बनना है हमें। सबसे अच्छा मुहावरा है हमें ज्ञानी नहीं बनना है, आईएएस बनना है। जैसे ज्ञानी बनना आईएएस बनने के खिलाफ हो कि अरे आईएएस बनने से ज्ञानी बन गया, अब तो ये अभी आईएएस नहीं बन पाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। और कई लोग मानते हैं कि ये सब बेकार की बात है, लेकिन आप आईएएस बन के क्या करेंगे इसके बिना? परसेंटेज निकालनी पड़े तो उसके बाद आप कहते हैं, किसी को बुलाते हैं, भाई परसेंटेज निकाल दो जरा, भाई साहब परसेंटेज निकालनी आ जाओ जरा। कैसे काम चलेगा? आपको जिला संभालना है, जिले का पूरा बजट आपके पास है, 1000 तरह के खर्चे हैं, कौन सा खर्चा किस मद में किस तरह से हो, जब तक आपको डेटा समझ में ना आता हो, पिछले 10 सालों की रिपोर्ट्स आप तुलनात्मक रूप से किसी पाई चार्ट से या किसी टेबल से ना समझ पाते हो, जिस टेबल में 3 या 4 तरह के फैक्टर शामिल हुए, टेबल पढ़ने में माथा खराब हो जाता हो, समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे पढ़ें इसको, एक टेबल बनानी पड़ जाए, टेबल बन ही नहीं रही आपसे, मल्टीपल फैक्टर वाली टेबल। आप बिना डेटा को समझे, बिना डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखे, कैसे उस सारे फंड्स के एलोकेशन को समझ पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे जो करना है? आईएएस या आईपीएस बनने डंडा नहीं लाना होता, डंडा घुमाना बहुत छोटी बात है। आईएएस आईपीएस बनने के बाद, स्पेशली आईएएस बनने के बाद, आपको देश के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। और जो व्यक्ति, भाई आप आईपीएस ही बन गए, सभी राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े अपराध के आपके सामने रखे हुए हैं, आपके जिले में पिछले 5 साल के अपराध के आंकड़े तुलनात्मक रूप से कोई वेन डायग्राम चार्ट में है, कोई टेबल में है, कोई ग्राफ में है, और आप कह रहे हैं किसी को बुलाओ भी समझा के बताओ क्या लिखा है इसके अंदर। ईमानदारी की बात बता रहा हूं आपको मैं, जो लोग आईआरएस बन के जाते हैं ना इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, उनके जो जूनियर्स होते हैं असिस्टेंट, वो आते हैं एसएससी से, ठीक है, एसएससी जानते हैं ना। और एसएससी में क्या पूछते हैं? गणित आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। और वो गणित, रीजनिंग, इंग्लिश में इतने हाई लेवल के लोग होते हैं, जबरदस्त उनकी पकड़ होती है इन चीजों में। रीजनिंग, उनसे आप रीजनिंग चलते हुए पूछिए, सभी गधे कुत्ते बोलेंगे हाँ है, चलो आगे बताओ, सारे कुत्ते गिलास हैं, ऐसे जवाब देंगे इतना बढ़िया। और वो बनते हैं रेवेन्यू में असिस्टेंट। तो वो असिस्टेंट है, यानी प्रमोशन के बाद बनेगा आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, और आईटीओ लंबी प्रमोशन के बाद बनेगा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि आप बनेंगे ज्वाइनिंग के दिन, एसीआईटी। और ये एसएससी वाला व्यक्ति 11 साल के सर्विस के बाद एसीआईटी बनेगा, जो आप डे 1 पे बनेंगे। असली बताओ, सुनो, कई ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स होते हैं, आईआरएस बन गए, अकाउंटिंग आज तक सीखी नहीं है क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़े, अकाउंट्स आर्ट्स पढ़े हुए थे, मैथ्स आता नहीं है, सीसेट में रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से काम चल गया था, क्वालिफाई कर लिया था। इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी माध्यम से है, इंग्लिश उतनी ही आती है कि बाई चांस क्वालिफाइंग पास हो गया मेंस में, पीढ़ी चिट्ठी नहीं आई, ठीक। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोगों में होता है, बहुत लोगों में है। और इंटरव्यू ठीक से हुआ, सीधे आईआरएस में लैंड किया, ट्रेनिंग हुई आईआरएस की, ट्रेनिंग में आते हैं सीए, इनकम टैक्स एक्ट सिखाते हैं, और इस आदमी के दिमाग का धुआं हो जाता है इनकम टैक्स एक्ट समझ के। इनकम टैक्स कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, और इसको लग रहा है कि अरे यार औरंगजेब कहाँ चला गया। हमें तो उसमें मजा आता था, ये क्या क्या सिखा रहे हैं हमें और ये क्यों सिखा रहे हैं। उसके बाद फाइनल हो गया, ट्रेनिंग पूरी। ट्रेनिंग में पास करना ट्रेनिंग एकेडमी की नैतिक जिम्मेदारी होती है, वरना यूपीएससी पे सवाल उठ जाता है। इसलिए आप वहां कितना भी खराब पढ़े, अंत में पास करवा देते हैं। यहां तक कि चीटिंग का ऑर्गेनाइज सिस्टम काम करता है वहां पर, कि भैया पास होना है आपको, यूपीएससी की प्रतिष्ठा का सवाल है, किसको चुन के भेज दिया है। तो आखिरी एग्जाम में जब दिखता है ऐसे पास नहीं होगा, इन्विजिलेटर बाहर चले जाते थोड़ी देर के लिए कि हम चाय पी के आ रहे हैं, आप अधिकारी लोग हैं, समझदार हैं, चीटिंग नहीं करेंगे। हम 10 मिनट में आ रहे हैं,
इसका संकेत स्पष्ट होता है कि भाई है ना 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट काफी है, एग्जाम आसान है। और 10 मिनट में उसके बाद राम राज्य स्थापित होता है वहां पर, और उसके बाद फिर सब लोग पास हो जाते हैं। तो इनको लगता है हमारा झंझट तो खत्म हुआ, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगी बाद में। फिर वो फील्ड में जाते हैं। अब एक जिला या एक छोटा जिला उसके हाथ में असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, उसके पास 3 असिस्टेंट हैं, एक ITO है। दावे से कह रहा हूं कि 90% केसेस में असिस्टेंट्स को लगता है कि ये आदमी बना कैसे IAS। 90% केसेस में ऐसी स्थिति होती है। मतलब IAS ऐसे भी IIT वाला था और IAS एग्जाम दिया, IAS हो गया। जब वो बन गया तो ऐसे प्रभु आप आए IAS बन गए, तब तो प्रभु वाले मूड में रहते हैं। कोई ह्यूमैनिटीज वाला, हिंदी माध्यम वाला पहुंच जाए वहां, जिसको मैथ्स के नाम से भूत आता हो जिसको, फिर देखिए असिस्टेंट्स को धीरे धीरे क्या होता है, काम सारे असिस्टेंट करते हैं। कोई काम है सर बोलते हैं अरे भाई तो सब देख लो क्या है ये, कुछ इंग्लिश में लिखा, आप देखो क्या लिखा है। इसका टैक्स कैलकुलेट करना जरा, कैसे करते हो कैलकुलेट तुम लोग यार, कैसे करते हो? इसको लगता है कि हम तो जैसे करते, भाई तू आया कैसे यहाँ पर, तू यहाँ पहुंचे कैसे, ये हालत हो जाती है। और उसके बाद जब केस की सुनवाई, ये भाई सब जज भी तो हैं। असिस्टेंट कमिश्नर होने का मतलब है कि आप जज हैं। जज का मतलब इनकम टैक्स या GST के मामलों में आप जिस भी सर्विस में हैं उसके केसेस आपके पास आएंगे। किसी पे आपने भेजा, एक पत्र भेजा कि आपका टैक्स ठीक नहीं लग रहा हमें, तो डिस्कशन करनी होगी। केस कर दिया, वो आदमी आया, उसने वकील भेजा अपना, वो वकील LLB प्लस CA है। आमतौर पे टैक्सेशन के वकील CA प्लस LLB होते हैं। वो वकील है, वो पिछले 10, 20, 25 साल से इनकम टैक्स के केसेस देख रहा है। इनकम टैक्स एक्ट उसको पूरा रटा हुआ है। वो देखता नहीं है, वो सीधे पेज नंबर बोलता है, पेज नंबर है, चौथी लाइन दूसरा शब्द, ऐसे बोलता है, और सारा इंग्लिश में बोलता है। सामने जज साहब बैठे हैं, जज साहब ने इनकम टैक्स एक्ट ठीक से पढ़ा क्योंकि एकेडमी में वो बाकी कामों में व्यस्त थे। अंग्रेजी ठीक से आती नहीं, कैलकुलेशन करनी आती नहीं है। कोई बोल दे 3000 का 20% तो 5 मिनट रुको यार, 3030 गुणा 20/100, 2 0 यहां से कटी, 30 गुणा 20 600। 2-2.5 मिनट के बाद बोले हाँ 600, आगे बताओ। आप समझ रहे हैं कि जो वकील सामने खड़ा है, इधर दूसरा वकील खड़ा हुआ है, 2-3 असिस्टेंट खड़े हैं। वकील असिस्टेंट को देख के पूछ रहे हैं क्या ये, तो कह रहे हमें क्या पता कौन है, आ गया। क्या करेगा? अगर आप चाहते हैं कि आप IAS बन के ऐसी छवि लेके जिए, तो ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा भी मर जाए। ये जीना भी कोई जीना लल्लू, जीवन तो थोड़ा सुंदर होना चाहिए ना। इसलिए भाई ठीक से समझिए इस बात को, इन चीजों को तरह गौण मत मानिए, इन स्किल्स को ठीक से इम्प्रूव करें। खैर ये बताइए, किसी भी सिविल सर्विस में ठीक परफॉर्म करने के लिए बहुत बेसिक मैथ्स, गुणा भाग जमा घटा फास्ट कैलकुलेशंस और डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल को चार्ट को बनाना समझना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो UPSC अगर इतनी सी अपेक्षा कर रही है तो क्या बुरा कर रही है? इतनी अपेक्षा, इसी पे सड़क पे उतर जाते हैं लोग, ये क्या करवा रहे हो हमसे। जो हर बात पे सड़क पे उतर जाए उसका कौन सा टेस्ट पास होगा? नेतागिरी एप्टीट्यूड टेस्ट, NAT। तो वो तो नेतागिरी एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ ना, वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड कहाँ होगा? वो तो NAT हुआ। तीसरा है रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स, क्योंकि आपको बेसिकली हर चीज का रीजन समझने की क्षमता हो और आप रीजनिंग से सही फैसले निकाल सके। IAS बनने के बाद, सिविल सर्वेंट बनने के बाद बेसिकली जीवन भर आपको केवल सही फैसले करने हैं। गिवन इंफॉर्मेशन, सूचनाएं आपके पास हैं, उनकी ठीक से प्रोसेसिंग कर ली और उस प्रोसेसिंग के बेस पे एक सही रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए ठीक फैसला कर लिया, इतना ही करना है। इसके लिए आपकी रीजनिंग की पावर अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग की पावर का मतलब वही नहीं होता सभी कुत्ते गधे हैं, सभी गधे बैलगाड़ियां हैं, वो नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब दिमाग विश्लेषणात्मक तरीके से चलना चाहिए, तार्किक रूप से चलना चाहिए, और ये CSET में भी आता है। और अगर मैं कहूँ कि एनालिटिकल स्किल्स की परीक्षा करने के लिए GS मेंस तो है ही, विशेष रूप से ऐसे भी है। ऐसे के पेपर में लिखा ही होता है कि ये पेपर एनालिटिकल स्किल्स की परीक्षा करने के लिए है। कितना अच्छा है।
जिस व्यक्ति की भाषाई क्षमताएं ठीक हैं, जिसको बेसिक मैथ्स डेटा वेटा समझ में आता है, अगर आपको पहलवान बनना हो तो इसकी जरूरत नहीं बीच वाले की, है ना। पहलवान के लिए जो चाहिए वो अलग चीज है, लेकिन आपको सिविल सर्वेंट बनना है भाई, सीधी सी बात है ना। ऐसे ही रीजनिंग बेसिक लेवल पे आती हो। चौथी बात है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी ठीक हो, और सीसेट में ये भी आता है, क्योंकि अंततः जीवन भर क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। आप कलेक्टर कुर्सी बैठे हैं, गद्देदार कुर्सी, आप बहुत खुश हो, बहुत मजा आता है, तो फोन आया कि दंगा हो गया सर। आपने कहा तो चलना होगा फिर तो, तब तक दूसरा फोन आया, शहर के दूसरी तरफ एक और दंगा हो गया है, इधर सांप्रदायिक दंगा हो गया है, उधर जातीय दंगा हो गया है। एक ही जगह जा सकते हैं, फैसला करो सर कहाँ जाएंगे आप। फिर रुको नोट्स निकालता हूँ, पहले वाले नोट्स में मिली मेरा कहाँ जाना चाहिए, ऐसे में क्या होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, और साथ में कौन सी स्किल चाहिए, लीडरशिप स्किल चाहिए। और लीडरशिप का एक खास मतलब होता है इंटरपर्सनल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, जो सीसेट का पाठ्यक्रम है पूरा का पूरा। कितना अच्छा सिलेबस है। इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, इन्हीं को मिला के मोटा मोटा बोल दीजिए लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स, आप कलेक्टर हैं, मजाक थोड़ा ना है। लोग दंगा करने पे उतारू हैं, आप वहां पहुंचे हैं, आपकी कार देख के, टाइम टाइम देख के ऊपर लोग 5 मिनट में रुक जाते, दंगा रोक देते हैं, रुको रुको कलेक्टर साहब आए हैं। इतना वजन तो है ही आपकी गाड़ी में, आपकी गाड़ी में, आपकी सत्ता में, आपके साथ जितने स्टाफ के लोग जाएंगे, उसको देखते ही 5 मिनट का विराम तो हो ही जाएगा। अब 5 मिनट का विराम आप स्थायी विराम बना पाते हैं, या 5 मिनट के बाद आप भी उनके अंदर लिपट गए हैं, इतना ही अंतर है। और जिसने वहां जाके आंख से आंख मिला के बात ठीक से की और कन्विंस करके समझा दिया सबको, और हजारों की भीड़ के बीच में बिना डरे अपनी बात कही और धमका भी ठीक से दिया, इतना प्यार मोहब्बत से, और ऐसा धमकाया कि धमकी लगी भी नहीं और धमकी लग भी गई एकदम। फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कलेक्टर से पंगा मोड़ने से, कलेक्टर की ताकत बहुत ज्यादा होती है, पर इसके लिए चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। वहां आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो बहुत अंतर्मुखी हूं, मैं कहाँ ले आए मुझे, ये दंगा करने वाले सारे मेरे ऑफिस नहीं आ सकते क्या, पहले मेरे ऑफिस आके बात करें फिर दंगा दंगा खेलें उसके बाद, ऐसा थोड़ा ना होगा। सड़क पे उतरना होगा हजारों लोगों के बीच में, तब उनसे बात करनी होगी, और आंख से आंख मिला के, ऐसा ठीक नहीं है। कह रहे कलेक्टर साहब हम तो ऐसा करेंगे, आप कह रहे नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे। सर हम तो करेंगे, नहीं नहीं आप नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं आप नहीं करेंगे, करोगे तो आखिरी बार करोगे, ये कान में बोलना है। तुम्हारे घर में 4 मेंबर्स हैं ना, चारों उठवा लिए मैंने, ये कान में बोलना है। अब चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए मेरे साथ चलो, और अपने सारे साथियों को बोलो हथियार डाल दो, वरना मैं फोन घुमा रहा हूं, और आज दंगे में कई लोग मरेंगे ही, तो चारों मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे मरे। करूं फोन, ये क्या बात हुई, बस बात यही हुई है, यही बात है। ये तो राज्य ऐसा नहीं होता, संविधान में आर्टिकल सारे मत पढ़ा, वही पढ़ के पास हुआ मैं आईएएस में, इतने पढ़ा दूंगा आर्टिकल, भूल जाएगा सारे आर्टिकल, चुपचाप सबको घर भेज दे, समझ गया। दूसरे धर्म वाला खुश हो गया, इधर तेरे घर के भी है मेरे पास, तो हीरो मत बन, इतना तोड़ूंगा, अकेले में बोला कि इतना तोड़ूंगा हड्डियां गिन नहीं पाओगे कि हड्डियां की पसली है, पता नहीं चलेगा। अब बाहर चलो मेरे साथ मुस्कुराते हुए, गले मिलते हुए एकदम, और पूरे समाज को बोलो कि मामला सुलझ गया है, वरना कभी सुलझेगा नहीं, ध्यान रखना। चल, इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं बचती, फिर लोग बाहर जाएंगे, मामला सुलझ गया भाइयों बहनों, अब अपने अपने घर जाओ, और मैं अपने घर वालों को ढूंढता हूँ। ये होता है, कलेक्टर बनना, एसपी बनना मजाक छोड़ना है भाई, सफल एसपी बनना है, एसपी तो बन ही जाओगे। सफल एसपी होना, सफल कलेक्टर होना, उसमें ऐसी ऐसी मुश्किल सिचुएशंस आपके सामने आएंगी, और जिसने झेल लिया, मतलब ऐसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ IAS में, वो इतने प्रिय हैं सरकारों के, मतलब हमारे विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, सीएम के दिमाग में एकदम स्पष्ट रहता है कि जो जिला किसी से संभलेगा ही नहीं, पुलिस की बात कर रहा हूँ, तो दंगा फसाद कुछ भी हो सकता है, इतना सेंसिटिव जिला है। सीएम अपनी मीटिंग में एक ही बात कहता है, एक्स को भेज दो, खत्म बात। और क्योंकि सीएम होम मिनिस्टर भी खुद ही होता है आमतौर पर हर राज्य में, तो सीएम के पास ही पुलिस डिपार्टमेंट होता है,
तो सीएम सीधे उसको बुला के बोलता है, यार वो जिला संभालो 6 महीने, उसको ठीक करो, फिर अगला जिला देंगे। 5 साल में 12 जिले ठीक करने हैं तुम्हें। ऐसी छवि, और ऐसी छवि वाले लोग वो नहीं है जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं। उनको बस ये पता है कि डिसीजन कैसे लेना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, लोगों से कैसे डील करना है, दंगाइयों को कैसे मैनेज करना है, कैसे डराना है, कैसे पुचकारना है, ये सब पता है। ऐसा आईपीएस जो टॉपर नहीं था पढ़ाई लिखाई में, लेकिन जिसने हैंडलिंग बहुत शानदार की, वही तो अच्छा है। आईआईटी का टॉपर था, यहाँ के आईआईटी खेल रहा है, तो फिर क्या फायदा होगा उसका, उससे क्या होगा उससे। तो ये सब क्षमताएं अगर किसी व्यक्ति में हैं तो हम कहेंगे उसके पास सही एप्टीट्यूड है सिविल सेवक बनने का। और इस एप्टीट्यूड के परीक्षण का तरीका क्या है? इसका एक तरीका तो है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2। एक बात और बताओ, ये सब क्षमताएं तो मोटे तौर पर एमबीए के लिए भी जरूरी है। देखिए, एमबीए करने में और सिविल सर्विसेज करने में बेसिक स्किल्स एक जैसी चाहिए। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर आप उन्हीं सारी स्किल्स का यूज कर रहे हैं कंपनी के पक्ष में तो आप एक अच्छे मैनेजर हैं, और उन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यदि आप प्रशासन में तो आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि अमेरिका के प्रशासन के प्रमुख का नाम क्या होता है? सीईओ। और किसी भी बड़ी कंपनी के प्रमुख का नाम भी क्या है? सीईओ। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में अगर पब्लिक वाला हिस्सा छोड़ दें, बाकी सारी थियरी सेम है, सारे सिद्धांत एक जैसे हैं। मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं, मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन का मैनेजमेंट ठीक से करना है, यही तो आना चाहिए। ये सारी स्किल्स चाहिए मैनेजमेंट के लिए भी। सिविल सर्विसेज में इसके अलावा एक चीज और चाहिए, और वो है जिस समाज, जिस देश में आप काम कर रहे हैं, उस देश के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, समाज, इन सब की गहरी समझ, या जनरल एंड इन डेप्थ अवेयरनेस। सामान्य किंतु गहरी समझ। किन चीजों की समझ? अपने देश की समझ। जिस देश की सिविल सर्विस का हिस्सा बनेंगे उस देश का क्या क्या होना चाहिए। अब जीएस का पूरा सिलेबस चिपका दीजिए यहां पर, आपको उस देश का इतिहास पता होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं इतिहास काहे पढ़ाते हैं बच्चों को? बिना इतिहास को समझे वर्तमान कैसे समझ में आएगा? इसलिए इतिहास तो बड़ा जरूरी है। भूगोल पता होना चाहिए, आपको पता हो कि संसाधन हमारे क्या क्या हैं, कौन से संसाधनों से कैसे हम विकास कर सकते हैं। सोसाइटी का अंदाजा होना चाहिए, हमारी सोसाइटी, हमारी कल्चर, हमारी इकोनॉमी कैसे काम करती है, हमारी टेक्नोलॉजी हमारे देश के विकास में कैसे हेल्प कर सकती है, ये सब पता होगा। और साथ में एक चीज, क्योंकि सिविल सर्विसेज का व्यक्ति करप्ट ना हो जाए, गलत रास्ते पर ना चल पड़े, इसलिए जो इथिक्स का पेपर है उसका एक खास पर्पस ये भी है कि उसकी, इसको अलग कर लीजिए, इथिकल, उसका एक सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इथिकल सिस्टम आप कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इथिकल बिलीव्स या अंडरस्टैंडिंग, गहरी नैतिक समझ, स्ट्रॉन्ग इथिकल अंडरस्टैंडिंग। और आप इस बेस पर कह सकते हैं कि जो जीएस वाला पेपर है वो भी आईएएस के लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि जो अपने देश को ठीक से जानता नहीं है वो अपने देश के कल्याणकारी शासन में सहायक कैसे होगा। और इतनी सारी सत्ता जिसको दे रहे हैं, यदि वो नैतिक ही नहीं है तो सत्ता के दुरुपयोग की संभावनाओं से हम कैसे बचाएंगे? तो सत्ता का दुरुपयोग ना हो जाए, इसलिए स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन या सिस्टम हो, जिसके लिए एथिक्स वाला पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले 3 पेपर किस लिए हैं? कि समाज की समझ, सामान्य किंतु गहरी समझ कितनी है। और जो रीजनिंग मैथ्स वाला पेपर है इसलिए कि जो बेसिक एबिलिटीज चाहिए वो है या नहीं है। ऐसे किस लिए है? एनालिटिकल और क्रिएटिव स्किल्स के लिए। क्रिएटिविटी भी चाहिए ना, कुछ नए समाधान कोई कैसे खोजेगा। तो ऐसे वाला अगर आप अलग से नोट करें, वैसे यहाँ कर लिया, अगर आप नंबर 8 पे ऐसे नोट करें तो आप कह सकते हैं कि ऐसे में लिंग्विस्टिक तो हम पहले लिख चुके हैं, एनालिटिकल लिख चुके हैं, पर ऐसे का एक पक्ष क्रिएटिव स्किल्स को जांचना भी है। तो एक बेसिक लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, AR रहमान बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक क्रिएटिविटी तो सिविल सेवक में हो, समस्या देख के नया समाधान तो सोच सके। और इसलिए अगर कोई मुझसे पूछे कि सिविल सर्विस एग्जाम की संरचना कैसी है, तो मैं तो कहता हूँ शानदार संरचना है। देखिए, मैं जिस व्यवसाय में हूँ, जिस कार्य में हूँ, मेरा ये वाक्य आपको गलत लग सकता है, आपको लग सकता है कि मैं अपने हित में ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से ये बात सबको कहता हूँ, अपने बेटे को भी कहता हूँ।
उसका रत्ती भर इंटरेस्ट आईएएस बनने में नहीं है। मेरा भी रत्ती भर इंटरेस्ट उसको आईएएस बनाने में नहीं है, जब तक कि उसका खुद का इंटरेस्ट ना हो। मैं क्यों थोपूंगा? उससे जो मन करेगा बनेगा। उसका मन तो कुछ बनने का नहीं है, कुल्फी वाला बनने का सिर्फ है अभी। तो जो बनना चाहे बड़ा होकर बने, जो उसका मन करे। लेकिन मैं उससे एक बात अक्सर कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, अपनी फैमिली के जितने बच्चे बड़े हो रहे सबसे कहता हूँ, आईएएस बनो चाहे ना बनो, एक बार उसका सिलेबस ठीक से पढ़ लेना। ग्रेजुएशन के दौरान या ग्रेजुएशन के बाद 1 साल जीवन का खर्च करना, आईएएस की पूरी तैयारी ठीक से करना, एग्जाम बेशक मत देना, इंसान बन जाओगे ठीक से। और फिर जिस भी फील्ड में